नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का ये सुपर डुपर एडिशन। और आर पार के इस वीकेंड एडिशन में हम बात करेंगे वक्फ बिल की और वक्फ बिल की से बड़ी हुई सियासत की। तो स्वागत है आपका आर पार के इस वीकेंड के सुपर डुपर एडिशन के पक्ष में आ गए। The bill is passed. अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे। ये डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। वक्त बिल लाया है भाजपा, झारखंड में लागू हम लोग नहीं गर्दन काट दें और कह दें हम बाल से मोहब्बत करते हैं। But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल है, सरकार का रुख साफ है, बड़े फैसले रुकेंगे नहीं और मोदी झुकेंगे नहीं। ये है लब्बो लबाब वक्फ बिल के पास होने का। आइए मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में शादाब चौहान है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ चरण सिंह सापरा हैं, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं, उनका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और शालिनी अली भी है हमारे साथ, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोग, अमित जमाई मेरे साथ सपा के प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं और अमित जमाई आप ही के पास आता हूं। अमित जमाई, जो आप लोगों को लग रहा था और जिस तरह के मंसूबे थे विपक्ष के और जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था अब ये सरकार तो बैसाखियों वाली है, बड़े फैसले नहीं कर पाएगी, कड़े फैसले नहीं कर पाएगी, वक्फ भी पास करा ही लिया, बताइए। अमित जी, हमारे किरण रिजिजू जी जो हमारे मॉनिटरी अफेयर मिनिस्टर भी है, पार्लियामेंट्री अफेयर भी है, उन्होंने बोला कि मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा, मुसलमान स्किल्ड हो जाएंगे, इनकम जनरेशन हो जाएंगे। तो पूरे देश की जो मुसलमानों की जो तरक्की है वो इसी में छिपी थी, जो 2014 से 25 तक तो इनको याद नहीं आया। तो हम पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, पूरे देश में जो 80% हिंदू जहालत, गरीबी, बेकारी, मुफलिसी में जो ज़िंदगियां जी रहे हैं, क्या आपका अगला कदम ये होगा कि देश में जितने भी हमारे तीर्थ हैं, पीठ हैं, हमारे जितने भी साधु संतों के बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं जो हज़ारों करोड़ के ऊपर है, तो क्या हिंदुओं की, जब आप कहेंगे उनकी तरक्की का, आप तो आखिरी ही मकसद ये है कि पहले ज़मीनें सरकार एक्वायर करे? सिखों में कुछ समस्या है, गरीबी है, मुफलिसी है, तो जब तक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कब्जा नहीं होगा सरकार का। आप क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार? सीधी सीधी बात है, देखिए। मैं आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है एक एक करके सारी बातों का जवाब देंगे? माननीय अखिलेश जी ने सीधे सीधे ये कहा है कि ये सरकारी सारी जमीनों को कब्जा करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस देश के बिल्डरों को बेचना चाहते हैं। ये आपको लगता है? ये आपको लगता है? वी आर प्रिंसिपली अगेंस्ट। ओके, रिजवान अहमद जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी साहब ने बोला, जो सपा के प्रवक्ता हैं, तो क्या हिंदुओं की भी यही करेंगे, मठ का ये करेंगे, मंदिरों का ये करेंगे? भाई साहब को कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे भैया, हिंदू चैरिटी एंड एंडोनमेंट एक्ट पहले से ये कर रहा है। मंदिर सरकार के अधीन है, सारे मुख्य मंदिर, वैष्णो देवी से लेकर दक्षिण भारत तक। वहां पे जो बोर्ड बनता है, डीएम उसका हेड होता है, कमिश्नर उसका हेड होता है, खाते वाते सब उसी के पास होते हैं। तो भैया उनका तो सारा पैसा भी टैक्स की तरह या वेलफेयर स्कीम में सरकार बताती है मंदिरों को कि तुम कहां खर्च करोगे। या आपने नेशनल टीवी पे कैसी बात कर दी भाई
ये तो बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में चल रहा है कि हिंदुओं को सरकार फ्री करे। मंदिर तो ऑलरेडी, और मठ और मंदिर तो ऑलरेडी सरकार के अधीन है। वक्त तो अभी इस अमेंडमेंट के बाद भी इतना अधीन नहीं आया है जितने मंदिर और मठ अधीन है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अभी अमीश भाई आपने बोला कि सरकार पे ये आरोप है कि वो वक्फ की जमीनों को एनेक्स करके उनको बिल्डर्स को बेचेगी या ये किसी अमीर को भी जमाई बेचेगी। ने बोला। देखिए अमित जी, मुसलमानों में जब निकाह होता है ना तो वो भी लिखा जाता है, जब तलाक होती है वो भी लिखा जाता है, हिबा होता है वो भी लिखा जाता है, जब मुसलमान गाड़ी खरीदता है, घर खरीदता है तो वो भी लिखा जाता है। तो अगर तुम ऐसे कागज दिखा दोगे कि जिसकी जमीन थी उसने ये वक्फनामा लिख कर दिया और तुम्हारी उस जमीन में खसरा खतौनी और वो वक्फनामा लगा हुआ होगा, तो वो सरकार नहीं लेगी। अब तुम पूरे हिंदुस्तान को अपना कह दो, पार्लियामेंट भी हमारा है, वो कॉलेज भी हमारा है, वो फील्ड भी हमारी है, वो फलाना हमारा है, विधानसभा हमारी है, तो ये कहने से वो तुम्हारा हो तो नहीं जाएगा। तुम तो कहते हो सारा जहां हमारा है, तो सारा जहां तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा। ओके भाई, जिन प्रॉपर्टीज को वक्फ अपना बोलता आया है और उसके अगर कागज नहीं है तो एंड में वो सरकार के पास जाएगी, सरकार उसका जो करे, सरकार की मर्जी। और कोई भी जमीन होती है उसका फैसला तो कलेक्टर ही करता है, कागज तो कलेक्टर के पास ही होते हैं ना। अमीश जी देखिए, सीधे सीधे वक्फ बोर्ड के सीईओ को एक उसकी ताकत थी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो डीएम को आदेश देता है, डीएम फोर्स लगा के उसके इंक्रोचमेंट को हटाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2017 से लेकर 2025 में योगी आदित्यनाथ जी ने 5 प्रॉपर्टी बता दें, उत्तराखंड में पुष्कर धामी 5 प्रॉपर्टी बता दे कि डबल इंजन में हमने मुसलमानों की गरीबी, मुसलमान महिलाओं की गरीबी को हटाने के लिए हमने 5 प्रॉपर्टी को भूमाफियाओं से हटा लिया, एक नंबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं 95% प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर हैं, जिसमें क्या है, शिया इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, उन पे कुछ नहीं होने वाला। ये तो कैटेगोरिकली पार्लियामेंट में बोला गया है, जिस दिन बिल पेश हुआ उसी दिन बोला गया है इमाम बाड़ों पे कोई नहीं। ये वक्फ बाय यूजर, मैं कह रहा हूं अमीर भाई, ये फियर मॉन्गरिंग है, ये डराना है। ना इमाम बाड़ों को कुछ हो रहा है, ना मस्जिदों को कुछ हो रहा है, ना एक ना किसी इबादत गाह पे कुछ हो रहा है, और ना ही बाकी जगह कुछ हो रहा है। आपको बता ये सिर्फ फियर मॉन्गरिंग है, ये डराने की दुकान है। आपको अखिलेश जी की तरफ से, ये अखिलेश जी नहीं, आप अखिलेश जी की तरफ से बोले, आप मुझे बताइए ये कहां प्रावधान है, ये कहां प्रावधान है, पूरे बिल का पेज नंबर के सहित बताइए। मैं बता रहा हूं कहां है ये प्रावधान। जगदम्बिका पाल जी जब ट्रिब्यूनल लेके उत्तर प्रदेश गए, हम भी शामिल हुए, बिल्कुल आप शामिल हुए, और उस दिन जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने एक सर्वे करवाया 14,500। मैं पूछ रहा हूं मस्जिद इबादत गाह क्या किस बिल के किस प्रावधान में, आपको बता रहा हूं मैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक रिपोर्ट जगदम्बिका जी के सामने सबमिट किया और कहा 14,500 हेक्टेयर का जो हमने सर्वे कराया, 13,500 हेक्टेयर जमीन सरकारी जो वक्फ ने, मस्जिदों ने, शिया इमामबाड़ों ने, दरगाहों ने कब्जा किया हुआ है, और उस जमीनों पे एक्शन होने वाला है। मुसलमानों की इबादत मस्जिदों में ताले लगने वाले हैं। हमारा यही कहना है कि ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के एक एक जमीन पे, रुए जमीन पे, इसको हम होने नहीं देंगे। सरकार जो करना चाहती है, होने नहीं देने से मतलब क्या है? मेरा ये कहना है, होने नहीं देने के मतलब क्या है? आप मतलब ये है, नहीं ये बात मतलब बहुत साफ है, भी बोली, मतलब बहुत साफ है कि जब किसान आंदोलन हुआ, नहीं हम होने पूरा नहीं देश लड़ा, होने नहीं देंगे मतलब कृषि क्या बिल लाए, देश का कानून है, मानना पड़ेगा सबको। कृषि बिल लाए, कानून ओके, गौरव भाटिया, किसान लड़े, ओके, चरण सिंह साहब, गौरव भाटिया के खिलाफ था, ओके, चरण सिंह साहब, रिजवान, आई विल कम बैक टू यू। ओके, लेकिन मैं कोट कर रहा हूं, अमीर जमाई ने बोला हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुहिबुल्लाह नदवी, सांसद समाजवादी पार्टी, जो वक्फ बिल पेश किया गया है वो समानता के अधिकार के खिलाफ है, देश की दूसरी बड़ी संख्या कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। और गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मैं कोट कर रहा हूं, एक सदस्य ने कह दिया कि अल्पसंख्यक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये क्या धमकाना चाहते हैं रे भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यह कानून भारत सरकार का है, हर किसी पर बंधन करता होगा और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। यहां पर अमीर जमाई करें, हम इसे स्वीकार नहीं करते। गौरव भाटिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
देखिए, सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी इतिहास लिख रहे हैं और भारत की जनता तो अब ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज ना करना। ये लोग कहते थे अगर वक्फ संशोधन बिल आया तो सरकार गिर जाएगी, बैसाखियों पे है। तो अर्ज किया है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे अमीर जी। और जितनी बार ये कहते हैं ये नहीं कर पाएंगे, अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाना, CAA, भव्य राम मंदिर, मोदी जी हैं तो मुमकिन है वो हो जाता है। अरे 2013 में जो ये संशोधन लाए थे, आपको मालूम अमीर जी क्या था? 1500 साल पुराना मंदिर तिरुचिरापल्ली में सुरंदेश्वर टेम्पल, और 1400 साल पुराना एक धर्म कहता है कि ये टेम्पल जो है ये हमारा है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। खाता ना बही, जो मैं कहूं वही सही। और अब बदलाव ये आया है कि वक्फ में, हम जानते हैं वक्फ काउंसिल में, बोर्ड में महिलाएं भी होंगी। जो मुस्लिम समाज से आगा खानी आते हैं, पसमानदा समाज से आते हैं, बोरा समाज से आते हैं, वो भी होंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि जो मुस्लिम समाज में भी पिछड़े थे, गरीब थे, अब वो भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं? ठीक है, मैं चरण सिंह सापरा के पास चलता हूं। और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जी चरण सिंह सापरा, मैं कोट कर रहा हूं नासिर हुसैन को। कोई मेरे घर पे CCTV लगाकर देखेगा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, कैसे पहचानोगे कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है? मतलब किसने बोला किसी के घर में CCTV कैमरा लगेगा? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं, लेकिन तुष्टीकरण कर रहा है बीजेपी, कह रही है तुष्टीकरण के लिए यह बयान सदन में दिया गया। नहीं, देखिए, अगर ये बयान इस तरह से दिया गया है तो मेरे ख्याल से वो इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार तय करेगी कि भाई कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। यानी डोनर जो है वो 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, ऐसे उसमें तब्दीली लाने का प्रयास चालू है। तो ये कौन, सरकार कैसे तय करेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके लिए इस तरह का सवाल पूछा गया। दरअसल सरकार क्या कर रही है इस मामले में, एक तीर से कई निशाने कर रही है। यानी वो संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है। कैसे? वो संवैधानिक मूल्यों का हनन कैसे है? वो एक मिनट मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, उस पर भी आ जाता हूं। ये विभाजनकारी राजनीति करना चाहते हैं। यानी इनका तो एक ही एजेंडा है कि ध्रुवीकरण की आग जलती रहे, बीजेपी की राजनीतिक दुकान जो है वो चलती रहे। ये बीजेपी का एजेंडा है और उस एजेंडे पर ये चले हैं। अब उसी लिए इस तरह के संशोधन ये ला रहे हैं कि भाई वक्फ के अंदर जो है वो 2 गैर मुसलमान भी सदस्य हो सकते हैं, या फिर वो लिमिटेशन को रोकना चाहते हैं, या फिर जो आपने अभी कहा कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ये सरकार तय करेगी। जब ये तमाम सारी इस तरह की चीजें आती हैं और सरकार कहती है कि भाई हम जो है ये ला रहे हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए, ये हम ला रहे हैं, इससे मुसलमान खुशहाल होंगे, इससे मुसलमानों की गरीबी दूर होगी, तो ठीक है, फिर बाकी लोगों की भी गरीबी दूर करिए, फिर हिंदुओं की भी गरीबी दूर करिए, फिर क्रिश्चियनों की भी गरीबी इसी तरह से दूर करिए। कब ला रहे हैं संशोधन? बाकी के जो इतने सारे बोर्ड है या क्या है, उसमें भी इसी तरह के संशोधन लाइए ना। ये संविधान राहुल गांधी ने तो कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, इसका उल्लंघन कब हुआ? जब 2013 का संशोधन आया और भेदभाव करा कि मुसलमानों के लिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है आप नफरत फैलाना चाहते हैं, आप घृणा फैलाना चाहते हैं, आप झगड़ा कराना चाहते हैं। आपका लॉजिक नफरत है, झगड़ा है, फसाद है। अच्छा अमीश भाई एक बात बताइए। जी 20 सेकंड। अगर आपके घर पे कोई मुसलमान आके कहे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और आपको ये दिखाना है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है और ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा जहां मुसलमान मेंबर्स हो, तो झगड़ा कौन कराना चाह रहा था? आम जनता तो जानती है झगड़ा हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो कांग्रेस कर रही थी। भाजपा ने जो किया, एनडीए की सरकार ने किया, चरण सिंह सापरा 30 सेकंड जवाब। केरला में वो भी समर्थन कर रहे हैं। चरण सिंह सापरा 30 सेकंड। गौरव भाटिया जी ने कहा कि गैर मुसलमानों की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन गैर मुसलमानों को वक्फ के उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लेना चाहते हैं।
देखिए अब तो ये वो भी रास्ता बंद कर रहे हैं ना, ये कहते हैं खाली प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही डोनेट कर सकता है, तो वो तो चैप्टर ये खुद ही क्लोज कर रहे हैं। तो यहां पर इनकी ये जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के बाद में कोई किसी को पावर नहीं थी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये वकील है, सेक्शन 83(9) के तहत अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता था, ये तो पहले से है। और फिर रूल 97 जो है उसके तहत ये भी लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार को अगर कोई कंप्लेन आती है, अच्छा 2013 में, अच्छा 2013 में चरण सिंह सापरा विदाउट फेयरनेस असीमित अधिकार क्यों दिए गए? 2013 में असीमित अधिकार क्यों दिए गए? आप ही की सरकार थी कांग्रेस की, असीमित अधिकार क्यों दिए गए वक्फ? भाई मैं तो यही, असीमित अधिकार क्यों दिए गए? 2014 में चुनाव से एन पहले पॉश दिल्ली की कितनी सारी पॉश प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम कर दी गई, क्यों? नहीं 2013 की जो बात करते वही मैं कह रहा हूं कि उसमें सेक्शन 83(9) है कि जिसके तहत ये इजाजत है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये गलत तो 2013 में असीमित अधिकार क्यों दे दिए गए? और आप भी उसमें जिस जमीन पर जो जमीन पे इशारा हो वो उस पर कब्जा ली जाए। 9 के तहत 83(9) के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, रिजवान wants to react. रिजवान wants to react. रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन विवेक। रिजवान अहमद 30 सेकंड आदेश दे सकती है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। ओके, रिजवान अहमद देन विवेक जी। छापरा साहब देश को बतौर अधिवक्ता बता दूं गुमराह कर रहे हैं। सेक्शन 83(9) में छापरा साहब यह है कि अगर मेरी किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ ने दावेदारी ठोक दी तो मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर ट्रिब्यूनल जाऊंगा। मैं जो दावेदारी ठोक रहा है वो नहीं जाएगा। आमतौर पे सिविल केसों में ऐसा होता है कि जो दावेदारी ठोकता है वो अपने कागज लेके ऊपर कोर्ट में जाता है, लेकिन वक्त में यह हो रहा था कि जिस पर दावा ठोका गया है वो लेके जा रहा था। yes. तो कानून को आप गलत बता रहे हैं, पहली चीज छापरा साहब। दूसरी बात, बड़ा पैनल है, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। प्रावधान तो है ना। जैसे ही मेरी बात हुई तो जो सपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा 95% प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर है। अच्छा, वक्फ की जो परिभाषा है वो अमित जी आपको क्या बताई गई है, हिंदुओं को क्या बताई गई है? यही तो बताई गई है ना कि अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर या कौम के नाम पर देता है और अब ये कह रहे हैं बाय यूजर है। तो अमित जी एक बात पूछता हूं, दो लोग लड़का लड़की एक साथ रहने लगे तो क्या इस्लाम के हिसाब से निकाह है? नहीं है। अगर मैं कह दूं ये चीज तो मुझे हिबा में गिफ्ट में मिली है तो इस्लाम के हिसाब से माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कहा जाएगा कागज दिखाओ, निकाह का कागज दिखाओ, हिबा का कागज दिखाओ, जो विल है उसका कागज दिखाओ। लेकिन यहां पर मुसलमान और सेक्युलर पार्टी के प्रवक्ता राजनीति कर रहे हैं। ओके, विवेक ऑनरेबल होम मिनिस्टर कहते हैं साहब कि रेट्रोस्पेक्टिव में कोई भी इमामबाड़ा मस्जिद कुछ भी नहीं होगा। इनसे पूछे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, जब आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट में भिजवा के अपने नुमाइंदे चैलेंज करवाते हैं, आप पीछे से समर्थन देते हैं ज्ञानव्यापी के केस में, आप पीछे से हर जगह समर्थन देते हैं, आप ही के समर्थन के संगठन के लोग अजमेर पहुंच जाते हैं, सर्वे हो जाता है, विष्णु जैन जो है हर जगह कहते हैं मैं तो और 50 जगह जाऊंगा, तब रिट्रोस्पेक्टिव ऑनरेबल होम मिनिस्टर को नजर नहीं आता। जब आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि वी शुड स्टॉप समवेयर क्योंकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी। अच्छा ये बताइए विवेक ऑनरेबल होम मिनिस्टर को आप बार बार कोट कर रहे हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं कि कई कुछ लोग धमकाना चाह रहे हैं संसद के अंदर कि हम कानून नहीं स्वीकारेंगे। आप इस बात से सहमत हैं? अभी जो बात यहाँ पर अमीक जमाई ने बोली और नदवी ने कही और सपा सांसद नदवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जो वक्फ बिल पेश किया जा रहा है वो समानता के अधिकार के खिलाफ है और देश की दूसरी बड़ी जनसंख्या कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। एक बात बताइए, मतलब ये भारत का कानून है, भारत की सरकार का कानून है, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ। अब आप सुन लीजिए मेरी बात को बड़े ध्यान से। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मुझको, ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझको कहता है, और मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमता हूं, आप सुन लीजिए इस बात को और अध्ययन करके बोलता हूं। अगर सरकार चाहे कांग्रेस की हो, कम्युनिस्टों की हो या बीजेपी की हो, ब्रूट मेजॉरिटी से आप कानून लाते हैं जिसको जनता फील करती है आपके इलेक्ट होने के बाद कि वो जनहित में नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट करिए, हम स्वीकार नहीं करेंगे, कानून बन गया हम स्वीकार नहीं करेंगे।
हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो धमकाना हो गया फिर। अरे बीजेपी के पास ओके, रिजवान अहमद का जवाब जरूरी है। देश में देन शादाब चौहान। रिजवान अहमद एक सेकंड, शांत। यार कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो तुम भाई? स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक हो। आप पहले जाके 4 लेबर कानून पढ़िए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़िए। स्ट्राइक्स का, प्रोटेस्ट का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, रिजवान जवाब। गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं फिर। गौरव भाटिया, रिजवान अहमद। फिर जंतर मंतर पे स्थान दिया है रिजवान अहमद। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अर्जेंट हियरिंग लगवाओ, कल जाओ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वहां भी जाएंगे, ये आपसे किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट भी ओके, जाएंगे। शादाब चौहान। 150 करोड़ के देश में से 25-30 करोड़ वोट है नहीं बीजेपी। अब ये लोग चुप होना खर पहले। अब बोलिए शादाब चौहान, आप बोलिए। गृह मंत्री जी ने कल सदन में एक बात कही कि अगर 2013 का अमेंडमेंट बिल नहीं आता तो 2025 में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त सदन में आडवाणी जी और सुषमा स्वराज साहिबा, जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, दोनों लोग सदन में थे, राजनाथ जी सदन में थे, और ये पूरा का पूरा जो कानून अमेंडमेंट था ये सर्वसहमति से पारित किया गया था। तो ये इसमें कंफ्यूजन है कि उस समय राजनाथ जी, सुषमा जी, आडवाणी जी गलत थे या आज अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत है। दूसरी चीज ये है कि आप वक्फ बाय यूजर को खत्म करने का आपका मतलब क्या है, मकसद क्या है? तीसरी चीज ये कि ट्रिब्यूनल क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल है, बाकी एनजीटी नहीं है क्या? आर्म फोर्सेस के नहीं है क्या? रेलवे के नहीं है? ऑलरेडी दूसरे भी ट्रिब्यूनल्स मौजूद है। तीसरी चीज ये है कि आप कलेक्टर को ये पावर क्यों देना चाहते हैं जो पहले से सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम क्या है? चौथी चीज ये है कि आप अगर वक्फ को मुसलमानों की बेहतरी के लिए लाना चाहते थे, आप इसमें पारदर्शिता लाना चाहते थे, तो आपको ये क्यों डालना पड़ा कि आप वक्फ बाय यूजर को हम खत्म कर देंगे? अगर कहीं डिस्प्यूट होगा तो उस वक्त तक वक्फ, उसकी जो वो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी क्या? लिमिटेशन के जरिए अपने धन्ना सेठों को वो भूमि ओके, जवाब रिजवान। लूट का षड्यंत्र है। 10 सेकंड मुझे दीजिए। ये लूट का षड्यंत्र है और हम किसकी लूट का? कानूनन जितने भी अधिकार प्राप्त हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी रास्ता वो अपनाएंगे। और एक बात कही जाती है कि सरकार कमजोर है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कमजोर है या नहीं, लेकिन उसके विचार बहुत कमजोर है जो संविधान। ओके, रिजवान अहमद जवाब आपका। गौरव भाटिया तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओके, हाँ अमित जी, जितनी भी सीए और एनआरसी की लड़ाई लड़ी गई थी, आप याद करिए, हम लोग बहुत डिबेट में रहते थे। कहा जाता था कि बच्चा कहीं पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ, दाई ने पैदा कर दिया, अस्पताल नहीं गए, भैया हम पैदाइश के कागज कहां से लाएं? यही बात तो हम लोग सुनते थे ना। अभी मुझे 85 साल पुराने, जहां मैंने जमीन ली है, 85 साल पुराने लोगों के कागज मिल गए। खसरा खतौनी हमारे बाप दादाओं की भी है, आपके घर में भी होगी, 100 साल पुरानी। पैदाइश को कह दिया कि भैया कहां पैदा हुआ, हम कागज कहां से लाएं? अब यार ये लोग कह रहे हैं हम जमीन के कागज भी कहां से लाएं? ये लोग हैं कौन? ये आइटम क्या है, समझ में नहीं आता। अरे भैया, ओके, शादाब जवाब 30 सेकंड जवाब। ओके, रिजवान, यू मेड योर पॉइंट। शादाब, ओके। रिजवान, ये आइटम जो है ये पिछले 20 मिनट से खाली कागज बोल रहे हैं। मैं इनको बोलूंगा कि इनके दादा के परदादा का नाम क्या था, ये नाम नहीं बता सकते। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अरे 300 साल से जो चीजें मौजूद हैं, जहां पर एक धार्मिक आस्था के साथ लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जहां पर नमाज हो रही है, जो खानकाएं हैं, जो दरगाहें हैं, उस पर आप क्यों आपत्ति करना चाहते हैं? ओके, गौरव भाटिया स्क्रीन पर है। गौरव भाटिया, यहां पर स्पष्ट रूप से जो विवेक श्रीवास्तव ने बात बोली और जो शादाब चौहान ने बात बोली, आप बीच में नहीं थे, उनका कहना है यह संविधान के विरुद्ध है और विरोध करना तो हमारा हक है। और तब जब 2013 में अमेंडमेंट पास हुई थी तो आडवाणी जी और स्वर्गीय सुषमा जी क्या कर रहे थे, और राजनाथ जी के बारे में भी प्रश्न किए गए। गौरव भाटिया, संवैधानिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे सेक्शन 83 सब क्लॉज 9 मेरे हाथ में वक्फ एक्ट है। आपको मालूम है क्या कहता है अमीर भाई? क्लियरली कहता है कि आप सूट नहीं फाइल कर सकते हैं
और उसके साथ कोई अपील नहीं होगी। मैं पढ़ देता हूं एक लाइन। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर वेदर इंटरिम और अदरवाइज गिवन और मेड बाय ट्राइब्यूनल। क्या दिखाता है ये भेदभाव? अनुच्छेद 14 का उल्लंघन ये है कि एक धर्म के लिए आप ऐसा कानून लाए, बाकी किसी धर्म के लिए नहीं लाए। दूसरी बात, आप बताइए, जिसको ये कहते थे कि बैसाखी है बीजेपी की, ये बैसाखी वाली सरकार है, वो तो हमारी सखी निकली। मैं बात कर रहा हूं जेडीयू और टीडीपी की। क्या उन्होंने हमें समर्थन नहीं दिया? समर्थन क्यों दिया मैं बताता हूं। गुणवत्ता के आधार पे उन्होंने देखा कि ये जो बिल आ रहा है ये भारत के लिए और मुस्लिम समाज के लिए हितकारी है। तीसरी बात, कभी आपने ध्यान दिया राहुल गांधी जो कि चप्पल पे घूम रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और बताते पैजामा पहने हैं, वो क्यों नहीं बोले इस बिल पे? आपको मालूम है क्यों नहीं बोले? अंदर से वो भी जानते हैं कि ये जो बिल आ रहा है ये भारत के हित में है और तर्क में उनके पास कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं है, तर्क नहीं है जो वो कर सके। अब आपने एक बात मुझसे करी, विरोध करना बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, संविधान का मैं ज्ञाता हूं, मैं बता सकता हूं, सही कह रहे हैं। लेकिन एक कानून जो संसद से पारित हो जाए, जिसको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अनुमति दे दे, असेंट दे दे, उसके लिए ये कहना कि हम इसका पालन नहीं करेंगे, ठीक है ये गौरव, हो नहीं जी, सकता है। और इसीलिए अमित शाह जी ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा कि हर किसी को संसद में पारित कानून का पालन करना पड़ेगा। जी, मैं आपका रुख करता हूं। राहुल गांधी हर विषय पर बोलते हैं, इस विषय के बारे में वो बोल रहे हैं, चरण सिंह सापरा, कि मेरे पास इसका पूरा ज्ञान नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। मुझे बोलने दीजिएगा राहुल गांधी पर। देखिए ऐसा है किसानों के 3 काले कानून आए थे, वो भी तो सरकार ने वापस लिए ना। भूमि अधिग्रहण बिल आया था, वो भी तो वापस लिया ना। यहाँ तो वो बिल के साथ है। मैं उससे पहले एक मिनट मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा ना। इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं अमीश जी? सुनिए ना, लेटरल एंट्री को भी तो रोका गया था ना। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण हमारे पास में है और लोकतंत्र की प्रणाली में ये हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है कि अगर संसद में कुछ पास भी हो गया तो हम जनता की कोर्ट में जाएंगे, हम हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी हमें जनता की कोर्ट में जाने से रोकेगी? और यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी डंडा राज चलाना चाहती है, लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र चलाना चाहती है। अब मैं आता हूं राहुल गांधी जी पे। जो भी ये कहता है कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले, वो अपनी बुद्धिहीनता का प्रमाण दे रहे हैं। अरे भाई, हमारे तमाम सारे नेता बोल रहे हैं। हाँ, गौरव गोगोई बोले हैं जो डेप्यूटी लीडर है, यहां पर राज्यसभा में भी अनेक नेता बोले हैं। और आपको सिर्फ एक ही चीज पे केंद्रित, मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई नीतीश कुमार क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ बोल रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार के लोग छोड़ के जा रहे हैं? अरे नीतीश कुमार हाउस में थोड़ी है, ये भी बताना चाहिए साहब, नीतीश कुमार हाउस में नहीं है ना। हाउस में नहीं है, लेकिन जेडीयू के नेता तो है। बुद्धिहीनता है जो कह रहा है कि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। ओके, बुद्धिहीनता है गौरव भाटिया। देखिए बुद्धिहीनता की बात आपने करी तो मैं इतना ही कहूंगा, विरासत में गद्दी तो मिल जाती है जो राहुल गांधी को मिली, लेकिन बुद्धि कहां से लाएंगे भाई? आपको मालूम है गौरव गोगोई ने कितनी गलतियां करी, गिनिए। सबसे पहले तो यहाँ प्रवक्ता क्या बोलेंगे, गौरव गोगोई का पूरा भाषण इन्होंने सुना है। उन्होंने कहा बीच में ना बोले, कृपया करके बीच में नहीं। गौरव गोगोई ने खुद माना अमीश जी कि वक्फ जो एक्ट है, कानून है, इसमें कई खामियां हैं और इसका संशोधन होना चाहिए। ये उनका वक्तव्य, मेरा नहीं। दूसरी बात, उन्होंने सेक्शन तक नहीं पढ़ा और एक सेक्शन में जिसमें 7% जो नेट इनकम होती थी मुतावली बोर्ड को देता था, हमने उसको 5% कर दिया, जिससे कि वक्त के पास ज्यादा रुपया होगा। और गौरव गोगोई बिना पढ़े कहे कि इसको 7 की जगह 11% कर दिया। तीसरी बात, हमने कहा मुतावली अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगा जो बैंड है यूए, जी, तो उसको मेरे पास कई सारे मेहमान हैं, बड़ा दिन है। तो गौरव गोगोई ने कहा कि नहीं, उनको मत हटाइए। ओके, मेरे पास बड़ा दिन है, बड़े सारे मेहमान हैं, मैं सबके पास आ रहा हूं। ओके, चरण सिंह साहब 10 सेकंड रिबटल अलाउड। सच्चर कमेटी ने तो कहा था कि 500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड होना चाहिए, फिर भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रोविजन किया क्या? क्यों नहीं आपने किया 11 साल में, या क्यों नहीं? अरे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी आप चाहते हैं बीजेपी इंप्लीमेंट करे। आप मान रहे हैं कि आपके बस की कहानी नहीं है। ओके, अमीर जमाई यहाँ पर है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर शादाब चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं। शादाब चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। शादाब,
मेक योर पॉइंट। शदाब चौहान ऑन स्क्रीन। बड़े अफसोस की बात है कि मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार राहुल गांधी जी को मुसलमानों के लिए 5 मिनट बोलने का समय नहीं है। और यह बात बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं मैं, मुझे कोई संकोच नहीं है जी कि जिस प्रकार असंवैधानिक बिल को लाने के लिए भाजपा और एनडीए के लोगों ने तैयारी की थी, विपक्ष ने तैयारी नहीं की, तार्किक बहस नहीं की। अगर किसी ने तार्किक तथ्य के साथ खंडन किया और अमेंडमेंट मूव किए तो उसका नाम सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब था। बाकी सांसदों ने ज्यादा ने रस्म अदायगी की मुस्लिम वोट बैंक के लालच में। तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोले आपके अनुसार? आपके अनुसार राहुल गांधी क्यों नहीं बोले इस विषय के ऊपर? टाइम अलॉटेड तो अच्छा खासा था, 6-7 घंटे था विपक्ष के पास लोकसभा में खाली। वो लोकसभा मेंबर है इसलिए बोल रहा हूं। गांधी जी मुस्लिम विषय महत्वपूर्ण नहीं है। मुस्लिम विषय महत्वपूर्ण नहीं है। एक सेकंड, राहुल गांधी के लिए मुस्लिम विषय महत्वपूर्ण नहीं है अमीर जी? उनको हमारा वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। देखिए पूरा इंडिया ब्लॉक और जो जगदम्बिका जी बाबू की सदारत में जो जेपीसी बना, उसमें असद साहब भी पूरे देश में गए, नासिर भाई गए, सब लोग गए, महबूबा नदवी थे। हमारा विषय सिर्फ ये है कि इंडिया ब्लॉक इस पूरे काले कानून के खिलाफ। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? राहुल जी खिलाफ है। देखिए ये हमारे यहाँ जैसे जो हमारा दल होता है, दल में तय होता है कि कौन बात को रखेगा। जी जी। एंड गौरव, मैं एक बात जो मेरी आपसे राहुल गांधी, आपको लगता है राहुल गांधी को बोलना चाहिए था, हाँ या ना? हमारा ये कहना है कि वो बोल भी सकते थे, लेकिन बोल भी सकते थे। ओके, चरण सिंह साफरा, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? धोखा दिया है मुसलमानों को, ये बात कह रहे हैं शदाब चौहान। जरा भी नहीं धोखा दिया। और मैं ना मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, आपने कहा 6 घंटे विपक्ष के पास थे, क्या आप बता सकते हैं कांग्रेस के पास में कितने मिनट थे? बताइए ना। अगर आप इतनी बात नेशनल चैनल पर बोल रहे तो मेरा सवाल भी लीजिए। राहुल मतलब 3 घंटे 20 मिनट अलॉटेड टाइम था। डिस्कशन रात को 12 बजे तक चला है, तो कितने घंटे हुए कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास? ओके शदाब चौहान, अब विपक्ष वाले नहीं मान रहे, मतलब अखिलेश जी के पास समय निकल आया, अखिल नदवी साहब के पास समय निकल आया, गौरव गोगोई 50-40 मिनट बोल लिए, राहुल गांधी के पास 10 मिनट का समय नहीं था। यानी कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, आप खुद मान रहे हैं बात। गांधी जी ने ही आदेश दिया था, गौरव गोगोई को राहुल गांधी जी ने ही कहा था कि आपको बोलना है। तो फिर यही तो, और आप कह रहे हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं? ये भी अभी बीजेपी तय करेगी। ये भी अभी भारतीय जनता पार्टी और अमीश देवगन तय करेंगे कि कौन कांग्रेस पार्टी। राज्यसभा में नासिर हुसैन को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्यादा समय दिलवाया, कहा हम अपना समय दे रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के आज की डेट में सर्वोच्च नेता है, उनके लिए कांग्रेस के पास समय नहीं था क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस के पास कितने मिनट थे? मैं कांग्रेस का एक नेता गिना सकता हूं जो बोला, राहुल जी क्यों नहीं बोले? ओके शदाब चौहान जन शालिनी अली। बड़े अफसोस की बात है, जिस दल को 48 साल तक हमने सत्ता में रखा, उस जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनके पास एक तार्किक रूप से 5 मिनट नहीं थे हमारे विषय को बोलने के लिए। क्या हम अछूत हो चुके हैं? क्या इसलिए नहीं बोले कि वो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं? क्या इसलिए मुसलमान अछूत लगता है उनको? अगर उनको अछूत लगता है तो आने वाले समय में हम बताएंगे। अगर आपके पास हमारे लिए समय नहीं है तो कल हमारा भी वोट आपके लिए नहीं होगा। रोज तो बोल रहे हैं, कब बोला है सर? वक्फ बोर्ड के विषय पर ही बोला है। ये नरेंद्र मोदी की बैटिंग करना बंद सर, करो। 10 सेकंड की क्लिप दिखा दीजिए सर। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, बंद करो। हाथ जोड़ के चलाना बंद करो। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 10 सेकंड की क्लिप दिखा दीजिए। चीयर लीडर नजर आ रहे हो नेशनल चैनल पर, बीजेपी के चीयर लीडर आप हो। अरे आप हो चीयर लीडर, तो आपने बीजेपी को खड़ा किया। बीजेपी के एजेंडे पे आपने तार्किक बहस आपको पता है क्या बोला? आपको सिखा के भेजा गया है। आपको सिखा के भेजा गया है कि आपको इतनी चीयर लीडर है। शालिनी अली, क्या आपको लगता है, शालिनी अली, क्या आपको लगता है कि ये जो नदवी साहब ने, जो कि सपा के सांसदों ने बोला जो वक्फ बिल पेश किया गया है वो समानता अधिकार के खिलाफ है, देश की दूसरी बड़ी जनसंख्या कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी? प्रोफेसर शालिनी अली, देखिए, ये कहना कि वक्फ मुसलमानों के खिलाफ है या वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है, ये गलत हो जाएगा। आपने कल से देखा है और उससे पहले भी आपने देखा है, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, चाहे राजनीतिक दल कुछ भी कहे, मेरे को तो ये बहुत ही गलत लग रहा है कि मुसलमानों का जो हित था वो मुसलमान खुद ही उसका टेक केयर नहीं कर सके, जिसके वजह से मुसलमान एक डमरू की तरह बजाया जाता था, चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, चाहे वो ओवैसी साहब है। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी
ओवैसी साहब मुसलमानों को डमरू की तरह बजाते थे। बिल्कुल उन्होंने बजाया ही है। समाजवादी पार्टी में 2022 में शिया वक्फ बोर्ड ने सारी की सारी जितनी भी उनके जो कैसे नेता डमरू हैं, की तरह बजाया? मैं आपको बता देती हूँ, वोट बैंक पॉलिसी उन्होंने हमेशा से की है। आप समाजवादी नहीं बीजेपी को वोट चाहिए, इसलिए वो काम करना चाह रहा है, इसलिए वो मुसलमानों के हित में काम कर रहा है। आप भी करते तो आप सत्ता पे होते। आप ना तो आप सत्ता में है, ना कांग्रेस सत्ते में, ना ओवैसी सत्ते में। वो ओवैसी साहब ने तो इतना काम कर दिया कि हैदराबाद में आप सोचिएगा गरीबी का स्तर इतना ज्यादा है कि वहां हलाला, वहां पे मिसर शादियां, वहां पे मौलाना अपने दुकानें खोल के रखते हैं। तो 6 पीढ़ियों से ओवैसी साहब की जो फैमिली है वो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं। वहां पे कौन से मुसलमान परिवार है जिसको उसके हक में कुछ मिला? पहली चीज। दूसरी चीज, सपा की बात मैं कर देती हूँ। आपके लिए सपा ने मुसलमानों के साथ सही नहीं किया, मुसलमान नौजवानों को क्या बनाया सपा? अरे तो उन्होंने गैंगस्टर बनाया, मैं ये खुलेआम बोल रही हूँ, गैंगस्टर बनाया सपा ने। आजम खान को 2022 में शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा था वो उनको वापस देना पड़ा। ठीक है, एक सेकंड। जी अमित जी भैया, आपने गैंगस्टर बनाया है और कांग्रेस ने क्या बनाया? कांग्रेस ने भी गैंगस्टर बनाया। उन्होंने क्या काम किया है? गौरव भाटिया 5 सेकंड लास्ट वर्ड गौरव भाटिया। ये जो प्रोफेसर शालिनी अली ने बोला कांग्रेस ने सपा ने गैंगस्टर बनाया मुसलमानों के बच्चों को, बैठे हैं गैंगस्टर, बताइए गैंगस्टर नहीं? देखिए, आपने एक बात उठाई कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोले इस विषय पे। मैं आपको बताता हूं। आपको मालूम है 2013 का संशोधन कांग्रेस पार्टी लाई थी और उसमें कहा गया था जो गैर मुसलमान है वो भी अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकते हैं। जी। तो सवाल ये पूछा जाता कि राहुल गांधी